1, 2, 3 स्टार्ट। आदरणीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में अब तक कई सम्मेलन हो चुके हैं। इन सम्मेलनों में विभिन्न क्षेत्रों के शिक्षाविदों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इनमें से कुछ क्षेत्र हमारे दैनंदिन जीवन के नियमित अंग रहे हैं, जैसे कुलपतियों का सम्मेलन, विषय विशेषज्ञों का सम्मेलन और प्रबुद्ध अध्यापकों का सम्मेलन। इन सम्मेलनों में से दिल्ली में अभी हाल में ही आयोजित की गई प्राथमिक शिक्षकों का सम्मेलन विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। इन आयोजनों से गंभीर विचार का वातावरण बना है और ऐसे नए समाधानों की ओर अधिक गंभीरता से खोज की प्रेरणा मिली है, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था को आज की जरूरतों के अधिक अनुकूल बनाएगा। एक जीवंत समाज के निर्माण के लिए इन विचारों को कार्यान्वित करने की तत्काल आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री जी ने अपनी कठिनाइयों का उल्लेख किया है। मेरा मानना है कि कठिनाइयां जीवन का अंग होती है। मैं नहीं समझता कि कभी भी ऐसा समय आएगा जब आपके लिए कोई भी कठिनाई नहीं होगी। यह देखना आपका काम है कि इन कठिनाइयों पर कैसे विजय पाई जाए तथा उनके बावजूद योजना को कैसे कार्यान्वित किया जाए। पैसों की समस्या वास्तविक है। यह समस्या आपके सामने भी है और केंद्र की पूर्ववर्ती सभी सरकारों के सामने भी थी। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि शिक्षा को कहीं ज्यादा ऊंची प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन मैं यह नहीं चाहूँगा कि आप यह सोचें कि इसे केवल इस कारण से कम प्राथमिकता दी जाती है कि इसके लिए बजट में आवंटित होने वाली धनराशि में समय समय पर कटौती होती रही है। दुर्भाग्यवश यह प्रवृत्ति केवल हमारे देश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य देशों में भी यह प्रवृत्ति पाई जाती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि यह कटौती जरूरी है। मैं बल इस बात पर देना चाह रहा हूँ कि यहाँ हम हर संभव तरीके से शिक्षा के मद में साधन जुटाएं, ताकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने की राह में साधनों की कमी बाधक न बनने पाए। मेरी समझ से बहुत से परिवर्तनों और सुधारों के लिए पैसे की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वास्तव में उन परिवर्तनों के जरिए आप ढेर सारा पैसा बचा सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे विचार से अनावश्यक कामों पर होने वाले खर्च को तत्काल बंद कर देना चाहिए। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि ये खर्च देश के सभी राज्यों के लिए आवश्यक हैं, लेकिन अधिकांश राज्यों में उनके बिना काम चल सकते हैं। जैसे कि प्रयोगशाला के लिए भवन अवश्य होना चाहिए, परंतु कक्षाओं के लिए शीतक यंत्र लगवाना कहाँ तक उचित है। शिक्षा के लिए अच्छे शिक्षक की आवश्यकता होती है, अच्छी किताबों की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक नहीं कि बच्चे कक्षाओं में
पढ़ने के बजाय मात्र आनंद का अनुभव करें। हमारे देश में खुले आकाश के नीचे भी शिक्षा देने की परंपरा रही है। बरामदे में भी बैठकर कक्षाएं लगाई जाती रही है। माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग की जो अनुदान मांगे प्रस्तुत की गई हैं, उस पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। संबोधन के दौरान मैं केवल बाल विकास विभाग पर अधिक ध्यान दूंगा। इस विभाग की उस उप योजना के बारे में कहना चाहूँगा जहां पर काफी कल्याण योजनाएं चलाई जा रही है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है कि उन योजनाओं में अब तक लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बाद भी उसका कोई संतोषजनक परिणाम सामने नहीं आया है। यह सही है कि योजनाएं जिन लोगों के विकास के लिए बनाई गई हैं, उसका फायदा उन तक पहुंचना चाहिए। मैं समझता हूं कि किसी भी योजना को पूरी तरह से समझने के लिए, पूरी तरह से जानने के लिए उसका गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था की इस कमी को दूर करने के लिए किस प्रकार की योजनाएं कारगर सिद्ध होंगी, इस तरफ आपने कोई ध्यान नहीं दिया है। पिछली सरकार ने जो योजनाएं बनाई थी, उन योजनाओं पर शिक्षा के दलाल कुंडली मारकर बैठ चुके हैं। यदि उन योजनाओं को सही ढंग से लागू किया जाता तो आज निश्चय ही स्थिति कुछ और होती। माननीय सभापति जी, मेरा यह सुझाव है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित इन योजनाओं में आम लोगों की, गांव की, पंचायत की, राज्य की तमाम शैक्षिक संगठनों की भागीदारी होनी चाहिए। बिना जनता की भागीदारी के किसी भी योजना को लागू करना लाभदायक नहीं हो सकता है। आज सबसे जरूरी यह है कि शिक्षा को हम अधिक से अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास करें। यदि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया तो तमाम सरकारी योजनाएं लोगों के लिए लाभप्रद सिद्ध नहीं हो पाएंगी। इसलिए यह जरूरी है कि शिक्षा के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। जिस प्रकार शिक्षा के अभाव में बाल विकास की योजनाएं अपेक्षित फल नहीं दे पा रही हैं, उसी प्रकार अन्य योजनाएं भी असरकारी सिद्ध नहीं हो पाएंगी। अंत में सदन के माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर गंभीरता से विचार करते हुए इसमें आवश्यक सुझावों का समावेश करते हुए शीघ्र पारित करने का कष्ट करें। मैं अपनी ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। मैं पहले ही इस चीज को साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो सरकार के अच्छे प्रस्तावों का भी विरोध करते हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता है कि कैसे कुछ लोग राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि नहीं रख पाते हैं। राजनीति अपनी जगह है और राष्ट्रीय हित अपनी जगह है। हमारे जीवन में कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें व्यक्तिगत लाभ हानि की चिंता छोड़कर राष्ट्रहित के लिए आगे
आना पड़ता है। अब मैं माननीय सभापति जी को और सदन के माननीय नेता को दिल से धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। स्टॉप।